हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का जो साइंस का बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 7 लेकर आए हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस बुक से आज यही चैप्टर हम रिवीजन कराने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका ही चैनल है, तो इसको सहयोग करें और हम भी आपका सहयोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए होंगे तो हम कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7, जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो फर्स्ट में दिया है यहाँ पे, जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। यानी कह रहा है बुक की, जीव जो जनन की क्रिया करते हैं उस प्रोसेस पर चर्चा करने से पहले एक मूलभूत प्रश्न करते हैं, यानी कोई क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या करता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि यानी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यकता नहीं है। यानी कह रहा है वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई जीव है, वो तो पोषण यानी खान पान से, श्वसन करने से और उत्सर्जन करने से ही जीवित रह सकता है। तो जनन करने की क्या आवश्यकता है? क्या जनन करना आवश्यक नहीं है? तो ये तो नहीं है कि जनन नहीं कीजिएगा तो नहीं जीजिएगा, मर जाइएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या इसका उत्तर होगा? चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, यानी कोई जीव उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें अनेक अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। यानी कोई भी प्रजाति है, कोई भी जीव है, उसमें पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि यानी दो जीव एक ही प्रजाति के सदस्य हैं? कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो दोनों जीव जो हैं या दो से अधिक भी हैं तो एक ही प्रजाति के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं, यानी संतान का उत्पत्ति करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 7.1 में क्या कर रहा है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? आइए देख लेते हैं। विभिन्न जीवों की अभिकल्प, आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। सदृश का मतलब क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है सदृश यानी एक समान। ठीक है, एक समान। ठीक है, अब देखिए तो आगे बढ़ते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक यानी सेंट्रोइड में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की डीएनए
जिसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। ठीक है, वो आनुवंशिक गुणों का जेनेटिक जो प्रॉपर्टी है उसका मैसेज होता है उसमें, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है, यानी जो पेरेंट्स होता है उससे डॉटर सेल जो होता है उसमें जाता है। ठीक है, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न अभिकल्प भी आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी, यानी अलग अलग प्रोटीन रहेगा तो शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता पाई जाएगी, यानी अलगाव पाया जाएगा। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रकृति बनाना। ठीक है दोस्तों, आपको अभी बकवास लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएगा आपको मज़ा आने वाला है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इतना आपको इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में कि आप दोबारा भी देख सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि 2 बार देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो या पीसीएस स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए या एसआई वगैरह या रेलवे एसएससी बैंक, कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन करता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है, यानी डीएनए बनाने के लिए जो कोशिका होता है, सेल होता है, वो भी विभिन्न प्रकार की केमिकल प्रोसेस का उपयोग करती हैं। सही बात है। जनन कोशिका में इस प्रकार की डीएनए 2 प्रतिकृतियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब डीएनए की एक प्रतिकृति हो, उसको मूल कोशिका में रख दिया जाए और दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल दिया जाए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। ठीक है, इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं, यानी अलग हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका में बट जाती है, यानी एक कोशिका से एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं? यानी एक समान तो दिखती है, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से एक समान रूप का है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती हैं। यथार्थता यानी स्पष्टता से। कोई भी जैव रासायनिक, एक्यूरेसी इसको कहते हैं, और यथार्थता यानी कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं आएंगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है, यानी इस प्रकार के जो डॉटर सेल रहेंगे वो मर जाएंगे। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अब जनन में होने वाली यह ऊपर कर लेते हैं, क्या कर रहा है, जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, यानी जैव विकास कैसे कैसे हुआ है, जिसका चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टर में करेंगे। तो देखिए 7.1.1 में दिया है विभिन्नता का महत्व, यानी अलगावपन जो होता है, थोड़ा सा भिन्नता आता है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जो जीव होते हैं, जीवों की समष्टि परितंत्र में
यानी इकोसिस्टम में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो उसी व्यष्टि निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति यानी स्पेसीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से ही है, ठीक है। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं, ठीक है, जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होंगे, यानी उनके कंट्रोल में नहीं रह जाएंगे। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। आगे है, यदि एक समष्टि यानी जाति जीव अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है, यानी जितना सारा जीव प्राणी होगा सारा वहाँ से विनाश हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होंगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। मान लीजिए एक ही प्रकार के जीव होंगे, एक ही प्रकार का उसमें सहन शक्ति होगा, तो कोई भी आपदा आया तो वो मर सकते हैं, लेकिन किसी में कम रहे सहने का पावर, किसी में ज़्यादा सहन शक्ति हो तो कम सहने वाले मर जाएंगे और ज़्यादा सहने वाले बच भी सकते हैं, वही बात है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, कोई प्रजाति है, तथा वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग आप लोग समझ रहे होंगे, वैश्विक तापमान, ठीक है। वैश्विक उष्मीकरण को वैश्विक तापमान भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, ठीक है, जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले, जिसके पास गर्मी का प्रतिरोध करने का क्षमता है, वो ऐसे जीव रहेंगे, कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पेसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है, यानी आगे उनकी प्रजाति बढ़ते रहेंगी, ठीक है। नहीं तो एक ही समान के रहेंगे तो वो सारे का विनाश हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, और आपसे एक बात बता दें कि जितने भी सारे प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे। इसमें केवल हम रिवीजन कराने वाले हैं, आपको पहले ही बता दें, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए 7.2 में दिया है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो एकल जीव में प्रजनन की विधि कैसे होता है उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। देखिए इसको पढ़ देते हैं। देखिए एकल जीवों में प्रजनन की विधि, क्रियाकलाप 7.1 में दिया है 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए, ठीक है। 100 ग्राम जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए। एक प्रखनली में इस विलियन का 200 ml यानी मिलीलीटर लेकर उसमें एक चुटकी यीस्ट पाउडर डालिए। प्रखनली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे के बाद प्रखनली से यीस्ट संवर्ध की 1 बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण कीजिए। तो ये सारा चीज़ करना है प्रैक्टिकल। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। क्रियाकलाप 7.2 में दिया है डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। उसके बाद आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह का निरीक्षण कीजिए। उसके बाद क्या करना है, अपने 1 सप्ताह के परीक्षण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए कि क्या क्या परिवर्तन उसमें आया है। तो देखिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए यीस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। ये सारा करने के बाद यीस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है, क्या उसमें डिफरेंस पाया गया। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर ही निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ से जो आपका टॉपिक चलने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, VVI इम्पोर्टेंट, ठीक है, VVI, ठीक है, हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो विखंडन, ठीक है, यानी इसी को फीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, विखंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीजन बोलते हैं, ठीक है, फीजन, ठीक है।
तो आइए देखते हैं फिजन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जितने भी यूनिसेल्युलर जीव होते हैं उनमें कोशिका विभाजन, ठीक है, अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी संतान जन्म लेता है, ठीक है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं, ठीक है। विखंडन के भी अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। यानी बहुत सारे जीवाणु हैं तथा प्रोटोजोआ, जिसको परजीवी भी बोलते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोला जाता है, इनकी कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, ठीक है। अमीबा जैसा जो जीव रहता है उसमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा कैसा रहता है, कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। बीच में यहाँ पर केंद्रक रहता है, ठीक है। तो कहीं से भी इसमें विभाजन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। और आपको मालूम होगा कि जो अमीबा होता है इसमें द्विविखंडन, यानी कौन सा फिजन होता है इसमें, क्या बाइनरी फिजन होता है कि मल्टीपल फिजन? तो इसमें बाइनरी फिजन होता है, यानी द्विविखंडन होता है अमीबा में। यह भी ध्यान रखिएगा, आगे मिलेगा भी आपको देखने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 7.3 देखते हैं, ठीक है। अमीबा की अस्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण कीजिए। इसी प्रकार अमीबा के द्विविखंडन की अस्थायी स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहा है, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। अब यहाँ लेशमानिया जो है, इसका पूरा नाम होता है लेशमानिया डोनावानी। क्या होता है? लेशमानिया डोनावानी, ठीक है, जो कालाजार का रोगाणु है, ठीक है। तो उसी के बारे में दिया है। तो ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम हो गया, जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बहुखंडन कहते हैं। यानी इसी को बहुखंडन को मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन, ठीक है, फिजन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्लाज्मोडियम, इसी में मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये सॉरी दोस्तों, इसको यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा में द्विविखंडन यहाँ पर लिखा है, यानी इसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका सेंटर हो गया, इसका केंद्रक हो गया, बीच में है केंद्रक। इसको देखिए ध्यान से, ये इसको मिटा देते हैं। तो देख रहे हैं आप कि जो इसका केंद्रक है वो यहाँ पर एकदम गोल है, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का बीच में फैला हुआ है। फिर यहाँ से देखिए ये केंद्रक लग रहा है कि 2 भाग में बंटने वाला है, और यहाँ पर पूरा 2 भाग में बंट गया है, और यहाँ पर आकर अलग हो गया है 2 पार्ट में। तो देखिए एक अमीबा से ये लास्ट स्टेप में आके 2 अमीबा बन गया। इसी को द्विविखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब टूटना, और द्वि मतलब 2, तो 2 भागों में टूटकर बन जाना, उसी को द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये अमीबा में होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो मलेरिया का परजीवी होता है, इसको प्रोटोजोआ भी बोलते हैं परजीवी को इंग्लिश में। तो इसमें मल्टीपल फिजन होता है, बहुत सारा भाग में टूट कर बढ़ जाता है, तो इसको मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुखंडन कहते हैं, यहाँ तक आए थे। देखिए आगे, दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं। यानी इसमें से क्या होता है कि छोटे मुकुल जो होते हैं उभरते हैं और कोशिका से अलग हो जाते हैं, तथा मुकुल, यही मुकुल से मुकुलन शब्द बना है, जो कि हाइड्रा में भी होता है। मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है, ठीक है। अब देखिए अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि क्रियाकलाप 7.1 में
देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 7.1 में देखिए ये लेशमानिया में द्विविखंडन है। ठीक है, लेशमानिया डोनावानी जो क्या बोलते हैं कालाजार का है रोगाणु, उसमें है, इसमें भी द्विविखंडन है। ठीक है, लेशमानिया डोनावानी में। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम में होता है, इसमें बहुविखंडन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7.2.2 में खंडन दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 7.4 में, किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो और जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हो, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। दूसरा पॉइंट है, एक स्लाइड पर 1 अथवा 2 तंतु रखिए। उसके बाद है, इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की 1 बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। और लास्ट पॉइंट है, क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो देखिए सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। यानी सरल संरचना जिसका रहता है उसमें बहुकोशिक जो जीव रहते हैं, मल्टी सेलुलर जो जीव रहते हैं, उनमें जनन की सरल विधि ही कार्य करती है। उदाहरणतः एग्जाम्पल में दिया है, स्पाइरोगोइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव यानी व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं? तो आइए देखें, परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। यानी ये सभी चीज़ें जो है बहुकोशिक जीव के लिए यानी मल्टी सेलुलर जीव के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते, यानी कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है, यानी टिश्यू का निर्माण करती है, तथा ऊतक यानी टिश्यू संगठित होकर अंग बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है, यानी व्यवहारिक रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं उनको जनन करने के लिए अपेक्षाकृत बहुत अधिक जटिल विधि की यानी कॉम्प्लेक्स विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोसेस की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है, बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। यानी क्या कह रहा है कि बहुकोशिक जीव जो होते हैं उनमें प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। ठीक है, आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट है 7.2.3 जिसमें पुनरुद्भवन दिया है, यानी पुनर्जनन। इसी को रीजेनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। ठीक है, तो ये प्लेनेरिया में होता है। ये आप साइड में देख रहे हैं नीचे में, ये प्लेनेरिया जीव है। ये छिपकली टाइप का देखने में लगेगा आपको। इसमें से क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया, तो ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग है, यहाँ से भी मतलब उत्पन्न हो जाएगा और पीछे वाला भाग भी उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से ये पीछे वाला भाग है, ऐसा कट गया तो ये पूरा आगे वाला भाग बना लेगा, यानी जनरेशन कर लेगा। ठीक है, यदि आगे वाला ये भाग रह गया, इस प्रकार का रह गया, ठीक है, तो ये पीछे वाला भाग बना लेगा यहाँ से। ठीक है, यानी ये अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेगा। ठीक है, यानी उत्पन्न कर लेगा। तो इस तरह से इसमें रीजनरेशन होता है, यानी पुनर्जनन होते रहता है। तो किस में होता है? तो प्लेनेरिया नामक जीव में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी। इसको मिटा देते हैं हम। एक मिनट मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पुनरुद्भवन। ठीक है,
देखिए, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यानी पूर्ण रूपेण जो विभेदित जीव होते हैं उनमें क्या होता है, अपने कायिक भाग यानी उसी के काया से, उसी के अंग से, उसी के काया के भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है यानी कट छट जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यानी देखिए, ये जो जीव है ये बीच से यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, तो ये वाला पार्ट्स हो गया, ये ऊपर में वृद्धि कर लिया। ये जो बीच वाला पार्ट्स था ये नीचे में भी वृद्धि कर रहा है, ऊपर में भी वृद्धि कर रहा है। जो ये ऊपर वाला पार्ट्स है ये नीचे में भी वृद्धि कर रहा है। इससे भी एक नया जीव बन गया, इससे भी एक नया जीव और इससे भी एक नया जीव बन गया। ठीक है, तो वही फिगर में दर्शाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है इसका? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि प्लेनेरिया में होता है तो क्या होता है? पुनरुद्भवन ऑप्शन में रहेगा, या पुनर्जनन या रीजनरेशन। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए, विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रा दिया है तो हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। ठीक है, हाइड्रा कुछ इस प्रकार का होता है, हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। ठीक है, यहाँ से मुकुल निकलता है और बाद में यही बड़ा होकर यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है। पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। ठीक है, पुनरुद्भवन क्या होता है? विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। ठीक है, इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं। ये क्या होता है? बहुत व्यवस्थित रूप से और एक मतलब क्रम से होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मुकुलन है। ठीक है, तो मुकुलन के बारे में भी देख लीजिए। ये होता है हाइड्रा में, जो कि हम बता रहे थे आपको ऊपर फिगर बनाकर। ठीक है, तो ये मुकुलन है। ठीक है, अब इसमें देखिए, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। देखिए यहाँ पर उभार विकसित हुआ है। ठीक है, विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि कर उभार यानी उभार को ही मुकुल कहते हैं। मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए मुकुल लिखा है, और बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यहाँ से देखिए, ये फिगर को थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये जो मुकुल है यहाँ से पूरा एक जीव बन गया। ठीक है, ये दूसरा जीव, अब इससे इसको मतलब नहीं रहेगा, ये पूरा मतलब एक जीव बन गया। जो उभार हुआ था, पैदा मुकुल हुआ था, वो एक जीव बन जाएगा। ठीक है, तो वही हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया भी है 7.4 में मुकुलन। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आ गया कायिक प्रवर्धन। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे कायिक प्रवर्धन, और आगे आपको देखने को मिलेगा जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर में, बीजाणु जनन, फिर नर जनन कैसे करते हैं, मादा जनन कैसे करती है। तो नर जनन और मादा जनन सारे चीज़ देखेंगे। फूलों में कैसे होता है जनन, ये सारे चीज़ हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में बने रहने का मतलब है कि चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो वही बात है, आप समझ ही गए होंगे हमारे कहने का मतलब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।